एक पॉइंट। हाँ जी, अभी क्यों बुक नहीं है, अभी आप दे दो मुझे। देखिए इनकी कल वाले में एक डाउट है और ये कह रहे हैं 10.2 का फोर्थ एंड सिक्स। बेटा फोर्थ तो मैंने आपको करा दिया है, लेकिन आप कह रहे हो तो मैं दोबारा करा दे रहा हूँ। फोर्थ तो मैंने आपको अलग से कराया था, CCl3 होल थ्राइस CCl। ये तो बेटा मैंने, हाँ यही रख दिया, थैंक यू बेटा। ये तो बेटा मैंने आपको अलग से कराया है, लेकिन एक बार फिर देख लो, याद आया कि इस कार्बन की 4 वैलेंसीज होंगी। 4 वैलेंसी में एक पे क्लोरीन है, बाकी 3 पे क्या लगा है, कार्बन। और हर कार्बन से क्या लगे, 3 और क्लोरीन लगे हैं। तो इसको बहुत बड़े बड़े क्लोरीन मत बनाना, नहीं तो फिर वो रायता फैलता हुआ लगेगा। ये 3 छोटे छोटे क्लोरीन मैंने ऐसे बना दिए हैं। मतलब अब आपको अगर ये दिख रहा हो तो बेहतर है कि यहाँ मेन चेन तो कार्बन की ली जाएगी। तो बेटा मेन चेन कौन सी है आपकी, तो इट इज अ कॉमन सेंस कि मेन चेन ये रहेगी। और इस मेन चेन में कितने कार्बन है, एक ये, एक ये, एक ये, 3 कार्बन है। 3 कार्बन में नंबरिंग कहीं से कर लीजिए, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, इधर से भी इधर से भी। तो 3 कार्बन के लिए वर्ड बेटा लिखते हैं प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड के लिए वर्ड लिखेंगे एन। तो ये प्रोपेन है। अब इस प्रोपेन में अभी मेन चेन में कहां कहां क्लोरीन लगी है, तो इस प्रोपेन में पहली पोजीशन पे 3 क्लोरीन लगी हैं, तीसरी पोजीशन पे 3 क्लोरीन लगी है, और दूसरी पोजीशन पे 1, यानी 7 क्लोरीन लगी हैं। 3 इधर, 3 इधर, 1 इधर। तो कहां कहां 7 क्लोरीन लगी हैं बेटा, तो अगर हम इसे कहें, पहली पोजीशन पे 3 बारी, दूसरी पोजीशन पे 1 बारी, तीसरी पोजीशन पे 3 बारी, और टोटल ये 7 बारी है। तो इसको कह दिया आपने हेप्टा क्लोरो। तो पहला इतना नाम आपका आ गया हेप्टा क्लोरोप्रोपेन, यहां से यहां तक हेप्टा है। अब आपको इसका नाम लिखना रह गया बेटा। सेकंड पोजीशन पे अगर ये H नहीं, ये Cl नहीं होते तो मिथाइल था, तो सेकंड पोजीशन पे ये मिथाइल कहलाता। लेकिन इस मिथाइल के अंदर 3 क्लोरीन आ गए, और वो कॉमन सेंस है, मिथाइल में तो कार्बन एक ही होता है, तो इसी कार्बन पे 3 क्लोरीन है, तो 1,1,1 लिखना बेवकूफी है, सीधा ट्राई क्लोरो लिख दीजिए। तो इसका नाम आ गया 2 ब्रैकेट के अंदर ट्राई क्लोरो मिथाइल, फिर ये 1 से लेके 3 तक, फिर हेप्टा क्लोरो प्रोपेन। अब हाँ ठीक है, अब इसका नाम क्लोरो है, यानी सी से स्टार्ट हो रहा है। इसका नाम मेन नाम मिथाइल है। तो अल्फाबेट के हिसाब से अगर कहें तो ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है। तो लिखते समय IUPAC ने कह रखा है उस ब्रांच को पहले लिखो जिसका अल्फाबेट जैसे डिक्शनरी में पहले आता है, तो C पहले आएगा M के मुकाबले। तो कंपैरिजन में ये मत कहना कभी H से कंपैरिजन है, H से कोई कंपैरिजन है, वो तो हेप्टा वर्ड है, मतलब 7 बारी आया, इसके लिए आया। अपना नाम इसका क्लोरो था, और इससे भी कोई मतलब नहीं ट्राई क्लोरो से, क्यों, क्योंकि ये तो सब ब्रांच का नाम है, अपना नाम इसका मिथाइल है। तो इसीलिए लिखते समय आपको इसे पहले लिखना चाहिए, फिर इसे लिखना चाहिए, और उसके बाद प्रोपेन लिखना चाहिए। फिलहाल इतना माइन्यूट टीचर्स मतलब टॉलरेट कर लेते हैं, इतना हाँ लिख सकते हैं, मतलब इतना बहुत ही ज्यादा खाइया टाइप का टीचर कोई होता तो काटता है, अदरवाइज इतना अंडरस्टूड है कि इस बवाल का नाम लिख लिया, तो उसमें अगर उसने आगे पीछे कोई लिखा है तो वो बहुत बड़ा फॉल्ट नहीं है बच्चे का, ठीक है। हाँ तो ठीक दे रखा है, ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, बात सही है, ठीक है, मिटा दो। अच्छा अगला क्वेश्चन, प्रॉब्लम क्या है, डाउट जल्दी पूछिए। सिक्स, एक सेकेंड बेटा। सिक्स वाले में बेटा ये है CH3 होल थ्राइस C, फिर मैं लिखते जाता हूं, है CH3 होल थ्राइस C, इसके बाद है CH डबल बॉन्ड C। जरा ध्यान से देखना, इसमें C के साथ I लगा है, ठीक है, ये आयोडीन लगा है या क्या है, तो बेसिकली यहाँ C के साथ ये C की जगह Cl लगने के मूड में ज्यादा लग रहा है, ठीक है, व्हाट है, हाँ ये C ही लग रहा है, लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4 प्रूफ जो होती है ना, उससे ये क्लियर हो जाएगा है क्या। फिलहाल अभी यहाँ L भी दिख रहा है यहाँ पे हमें, और फिर C6H4 के बाद हमें एक आयोडीन दिख रही है शायद, ठीक है, और वो लिखा है पैरा पे, ठीक है, तो वो कार्बन की वैलेंसी प्रूफ कर देंगी ये क्या है, ठीक है, वैलेंसी आराम से ये
हाँ बेटा, हाँ वो वैलेंसी अपने आप प्रूव कर लेंगी, ये क्या है आप बेफिक्र रहिए। ठीक, देखिए कैसे करते हैं हम इस क्वेश्चन को। यहाँ इस कार्बन से 3 लगे हैं मिथाइल, ये रहे 3 मिथाइल, ठीक है। फिर ये है CH, ठीक है, इस कार्बन का काम पूरा हो गया, कार्बन से 2 बॉन्ड, ये एक ये 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इसके बाद यहाँ कार्बन आएगा ही आएगा डबल बॉन्ड के लिए। अब कार्बन से एक हमारे को ये ग्रुप दिख रहा है C6H4, C6H4 का अपने आप में मतलब होता है ये ग्रुप है, और इसकी पैरा पोजीशन पे आयोडीन है, तो निश्चित है यहाँ कुछ तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसको हम अभी आयोडीन ही मानेंगे, और एक बारी फॉन्ट चेक करेंगे दोनों का, नहीं फॉन्ट अलग अलग है, ठीक है, क्वेश्चन में फॉन्ट, हाँ तो ये आयोडीन भाई, खाली Cl मतलब ये कार्बन और ये आयोडीन हो तो भी चल जाएगा, और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे क्या लगा हो, सीधा पूरा का पूरा क्लोरीन हो, ठीक है। आई होप सो, हमें उसको इतना वो नहीं, जो भी होगा हमारा तो नाम लिखना है, बस दिमाग में क्या रखना है। चलिए अब इसका नाम लिखना है। हम नाम कैसे लिखते हैं, या तो इस रिंग को मेन चेन मान लो या इसे मेन चेन मान लो, ठीक है। अगर यहाँ एक हेलोजन लगी है तो ये हेलोजन इस मेन चेन के साथ आ रही है, ठीक है। और अगर इस मेन चेन के साथ आ रही है और डबल बॉन्ड भी यहाँ है, डबल बॉन्ड पास भी है, तो ये आप नंबरिंग कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट, 4 कार्बन की चेन को कह दो ब्यूट, और क्योंकि ये डबल बॉन्ड आया है तो 1 पे कह दो ईन, तो ये हो गया 1 ब्यूटीन। अब बच्चों 1 ब्यूटीन में 1 पोजीशन पे एक क्लोरीन है, एक ये नाटक है, और 3 पोजीशन पे ये है, ठीक है। तो मैं अभी अरेंज करके नहीं लिख रहा हूं, बस सारे लिखने इसलिए लिख रहा हूं। तो पहले मैंने लिख दिया है 3 पे 2 बारी डाई मिथाइल है, ठीक है, ये M से शुरू है। 1 पे क्लोरो है, अभी मैंने लिख दिया है, हो सकता है क्लोरो सबसे पहले आए। और अब बात करें इसकी, तो ये वाला ग्रुप हमारा क्या कहलाता है बच्चों, फिनाइल। ये वाला ग्रुप क्या है, फिनाइल। कौन सी पोजीशन पे है, 1 पे। और इस फिनाइल के अंदर, इस फिनाइल के अंदर, ये फिनाइल का पहला कार्बन माना जाएगा, ये चौथा। तो फिनाइल के अंदर जो चौथा कार्बन है उस पे क्या लगा है, आयोडो। तो ये आप ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, यहां ब्रैकेट के बाहर 1, फिर 4 आयोडो फिनाइल, ये आप इसको ऐसे लिखेंगे 4 आयोडो फिनाइल। बोलो बच्चों कोई दिक्कत, हाँ ये बात सही है। अब ये 3 आपके वो आ गए, एक ये एक ये एक ये, तो आप किसे पहले लिखेंगे, आप क्लोरो को सबसे पहले लिखेंगे, फिर 4 आयोडोफिनाइल, 1 ब्रैकेट में 4 आयोडोफिनाइल लिखेंगे, फिर 3 डाइमिथाइल लिखेंगे, फिर ब्यूट 1 लिखेंगे। बोलो बेटा क्लियर है, हाँ जी। डन, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा पूछिए जल्दी। सर ये जो सर क्लोरो है सर, ये पहले नहीं आएगा क्योंकि हाँ सर बिल्कुल सही। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लेंगे। अभी हम लोगों ने यही कहा है, यही इन्होंने भी कहा था कि पहले किसे लिखें, तो ये मैंने 3 जो अंडरलाइन किए हैं छोटे छोटे, अगर देख रहा हो ये और ये, तो मैंने कहा ये तीनों के तीनों ब्रांच हैं, और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भी कि सी वाले को पहले लिखना चाहिए, इसे बाद में, इसे बाद में। फिलहाल तीनों के तीनों हमारे लिए हैं तो ब्रांचेस, और तीनों को अल्फाबेट में लिखना चाहिए, ज्यादा करेक्ट है 1 क्लोरो पहले आएगा, ठीक है। यस डन, और किसी को कोई डाउट? चलिए आज की हेडिंग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। अब बेटा आज हमें जो पढ़ना है बेसिकली वो क्या है, इट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन हो गया है, अब हमें इनको बनाना सीखना है, जिसकी हेडिंग जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है। तो हेडिंग डाल दीजिए जीएमपी या जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन। पहले हम हेलो एल्केन्स के पढ़ेंगे, फिर हम हेलो एरीन्स के पढ़ेंगे। तो हेलो एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बच्चों इसके ना 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, और बहुत सिंपल है 5 के 5, ठीक है। पहला मेथड है
जो आपने 11th स्टैंडर्ड में एल्केन चैप्टर में पढ़ा होगा, बाई हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, बाई हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, एल्केन का हेलोजिनेशन करें, बाई हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, खाली हेलोजिनेशन नाम भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये मेथड क्या है बेटा, अगर हम कोई एल्केन ले लें, सपोज मैंने अभी जनरल RH लिख दिया है, R फॉर एल्काइल, 5 कार्बन 7 कार्बन कुछ भी हो सकता है, इस एल्काइल की रिएक्शन किसी हेलोजन से कर दी, क्लोरीन से कर दी, और यहाँ एरो पे हाई टेम्परेचर या सनलाइट लिखा है, तो यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगी, H के साथ क्लोरीन चली जाएगी, या ये जो बन गया ये हेलो एल्केन बन गया। तो एक तरीके से सब्स्टिट्यूट हो गया, H हटा H की तरह Cl आ गया, तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, तो कई बच्चे से ऐसे याद करते हुए दिखेंगे मुझे, RH प्लस Cl2 एरो पे सनलाइट गिविंग यू RCl HCl, ये गलत तरीका है। ऐसे याद करोगे तो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक बहुत गलत होगी। आपको याद कैसे करना है, इसका नाम बोलिए, सिंबल नहीं। क्लोरीन की बात अलग है, Cl2 बोल दीजिए, नाम बोलिए, वो तो कॉमन सेंस है, लेकिन इसे आप RH मत बोलिए, इसे बोलिए एल्केन। आप ऐसे याद करेंगे, एल्केन्स आर रिएक्टेड विद हेलोजन एट हाई टेम्परेचर, देन हेलो एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड। हेलो एल्केन बोलिए, इसे RCl मत बोलिए। चक्कर क्या है, अभी से आदत गड़बड़ हो जाती है तो आगे भी हम वही बोलने लगते हैं, CH3Cl, CH3CH2Cl, एक भी H इधर उधर हो गया, एक भी वर्ड इधर उधर हुआ, गया कंपाउंड, आपके नंबर कट जाएंगे। तो बेटर है आप इनके सिंबल की जगह नाम याद करें। ठीक है, तो आपकी पहली लैंग्वेज में लिखना चाहिए आपको इसे, व्हेन एल्केन्स रिएक्टेड विद हेलोजन, व्हेन एल्केन्स आर रिएक्टेड विद हेलोजन एट हाई टेम्परेचर, जब एल्केन हेलोजन से रिएक्ट करते हैं एट हाई टेम्परेचर, देन हेलो एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड। When alkanes are reacted with halogen at high temperature, then haloalkanes are obtained. और बच्चों अब कम से कम 2 रिएक्शन इसकी लिख लीजिए। जैसे एक तो ये जनरलाइज्ड रिएक्शन है, R ग्रुप आ गया, कुछ भी हो सकता है, R मिथेस प्रोप्यूट कुछ भी हो सकता है। एक हमने आगे ऐसे करके लिख लिया, CH3 प्लस क्लोरीन एट हाई टेम्परेचर। तो बेटा अगर CH3 है तो ये आ जाएगा CH3CH2Cl प्लस HCl। चाहे आप इस कार्बन का H हटाएं, चाहे इस कार्बन का, एक ही बात है, एक ही आंसर आना है, 1 क्लोरो ही आना है, 1 क्लोरो इथेन ही आना है, क्योंकि दोनों कार्बन एक जैसे हैं, दोनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं, इसलिए प्रोडक्ट में आप हमेशा 1 क्लोरो इथेन ही बोलेंगे, इधर से भी और इधर से भी। बोल बेटा, क्लियर है? कोई डाउट? समझ में आ गया? तो प्रोडक्ट में 1 क्लोरो ही आएगा। तो इसको हम कहते हैं ना कि इथेन का एक ही मोनोहेलोजन डेरिवेटिव बन सकता है। आया समझ में क्या कह रहे हैं? इथेन का एक ही मोनोहेलोजन डेरिवेटिव बन सकता है का क्या मतलब है कि यहाँ कोई एक हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगानी है तो एक ही पॉसिबिलिटी है, कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। जरा बताओ बेटा, प्रोपेन के कितने मोनोहेलोजन डेरिवेटिव बन सकते हैं? क्लियर है? अगर प्रोपेन की सनलाइट से करें क्लोरीन से रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में, तो 2 पॉसिबिलिटी है, एक H हटा के Cl लाने की 2 पॉसिबिलिटी है। हो सकता है आप क्लोरीन को किनारे ले जा रहे हो, यानी 1 क्लोरो, और हो सकता है आप क्लोरीन को इसी के बीच में यानी 2 क्लोरो ला रहे हो। तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटी संभव है, 1 क्लोरो 2 क्लोरो। कोई बच्चा ये तो नहीं सोच रहा 3 क्लोरो बना दो, 3 क्लोरो नहीं होगा, क्योंकि अगर आप क्लोरीन को इधर लगाओगे तो नंबरिंग इधर से शुरू हो जाएगी, तो ये भी 1 क्लोरो है और बीच में 2 क्लोरो है, तो 2 ही पॉसिबिलिटी। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा? ये क्वेश्चन हमारे कोर्स में है और ये बोर्ड में भी आ चुका है। क्या क्वेश्चन आ चुका है कि एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 72 है, ठीक है, और उस कंपाउंड से, ये 3 ऑप्शन है, ये 3 अलग अलग क्वेश्चन है, उस कंपाउंड से एक मोनोहेलोजन डेरिवेटिव बनता है, मोनोहेलोजन, या बेटा एक बनता है, या 4 मोनोहेलोजन डेरिवेटिव बनते हैं, या 3 मोनोहेलोजन डेरिवेटिव बनते हैं। तो बताओ उस कंपाउंड के इन तीनों आइसोमर का नाम क्या क्या है? ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन बोल रहा हूं,
पहले ये एग्जाम्पल लिख लिए हूँ, ठीक है, समझ में आ गया मोनो हेलोजन डेरिवेटिव का मतलब। अब क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, अ कंपाउंड विद, कंपाउंड कह लो या बेटा हाइड्रोकार्बन कहना चाहिए, हाइड्रोकार्बन विद मॉलिक्यूलर वेट 72, हाइड्रोकार्बन विद मॉलिक्यूलर वेट 72 on monohalogenation gives molecular weight 72 on monohalogenation gives बेटा इसके तीन ऑप्शन अलग अलग लिखेंगे। पहला वन मोनोहेलोजन प्रोडक्ट, फिर 4 मोनोहेलोजन प्रोडक्ट, 3 मोनोहेलोजन प्रोडक्ट, एक भी मिलता है, 4 भी मिलते हैं, 3 भी मिलते हैं। 1 monohalogen product, 4 monohalogen product, 3 monohalogen product give the reactant। इनमें तीनों में अलग अलग रिएक्टेंट कौन होंगे, ठीक है। गिव द रिएक्टेंट कह लो या गिव द IUPAC नेम ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट कौन है पहचानिए। ये अभी हम धीरे धीरे पढ़ लेंगे, आपको बता देंगे कि यहाँ जो दूसरा वाला है वो मेजर है। मैंने एक वर्ड अभी बोला था, आप थोड़ा सा अगर नॉलेज हो तो समझ गए होंगे कि मैंने बीच में बोला था ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है, और इसमें भी ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। और फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल किसके होते हैं, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और क्योंकि बल्कि इसके भी आगे है बेंजाइल एलाइल, तो यहाँ ये वाला इंटरमीडिएट 2 डिग्री है और ये वाला इंटरमीडिएट 1 डिग्री है। क्योंकि ये इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, इसका प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। तो अगर मेजर और माइनर देखना होगा तो हम मैकेनिज्म पे थोड़ा सा डीप में जाएंगे और हम कहेंगे ये ज्यादा बनेगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन दिया है, 1 मिनट दे रहा हूं, आप खुद अटेम्प्ट करो, नहीं तो मैं बता दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। डन कर लिया? हाँ बेटा बोलो आप लोग। नहीं, आंसर गलत है, मतलब आपको तीनों के लिए अलग अलग बताना है, ठीक है। देखो बेटा इसका आंसर का तरीका, सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट 72 है, तो एल्केन का एक जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और इसमें कार्बन का वेट 12 होता है, तो 12n प्लस ये 2n है, हाइड्रोजन का 1 है, तो आप इसे कह सकते हैं 14n+2 का वेट 72 है, 14n 70 हो गया और n 5 हो गया। यानी ये पेंटेन, यहां से पता चला कि हमारा जो 72 वाला है वो तो पेंटेन है। अब बच्चों पेंटेन 3 तरह के आइसोमर में रहता है बेटा, एक तो ये रहता है नॉर्मल पेंटेन में, ठीक है। अगर हम यहीं से बात शुरू करें अपनी, नॉर्मल पेंटेन दिख रहा है ना बेटा, नॉर्मल पेंटेन अभी भी नहीं समझ में आया। तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो ये है, तीसरा क्या लिखा है, 3 क्यों, 1 क्लोरोपेंटेन बन सकता है, 2 क्लोरोपेंटेन बन सकता है, 3 क्लोरोपेंटेन, और ये फिर से 2 हो गया, ये फिर 1 हो गया, तो तीसरा वाला ऑप्शन इसका है। तो 3 मोनो हेलोजन डेरिवेटिव ये देगा, ये कितने देगा, 3 मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहां आ गए 3 मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। तो हमें तो यही पहचानना था कितने मोनो हेलोजन डेरिवेटिव हैं, तो तीसरा वाला जो था हमारा 3 मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, इससे आएंगे। बच्चों पेंटेन का एक आइसोमर ये होता है, आई होप सो ये वर्ड आपने सुना हो, इस आइसोमर को हम कहते हैं आइसोपेंटेन, इसे जनरल भाषा में कहते हैं आइसो। और जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, अब याद कर लीजिएगा, ये ग्रुप केमिस्ट्री में कभी भी आएगा तो आइसो कहलाएगा, CH3 CH CH3 आइसो होता है, और टोटल 5 कार्बन है और ये ग्रुप है तो आइसोपेंटेन है। बेटा दिख गया, वेरी गुड। इससे 4 डेरिवेटिव बनेंगे, क्यों, जब यहाँ 1 पे क्लोरो है तो 2 पे मिथाइल है, मतलब अलग है, ये 2 पे क्लोरो 2 पे मिथाइल, पिछले वाले से अलग। यहाँ पे क्लोरीन लगाया तो यहाँ से नंबरिंग हो गई, तो 2 क्लोरो है लेकिन मिथाइल 3 पे है, अलग है, और यहाँ क्लोरीन लगी तो 1 क्लोरो और 3 मिथाइल है, अलग है, चारों अलग है। अब कोई बच्चा कहे यहाँ क्लोरीन लगाओ, तो यहाँ क्लोरीन लगाएंगे 1 क्लोरो और 2 पे मिथाइल होगा, वो तो हो ही चुका है। कब हो चुका है, जब हमने यहाँ क्लोरीन लगाई थी, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल हो चुका है। तो इसका मतलब ये 4 डेरिवेटिव बना सकता है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ। तो इससे
4 मोनोहेलोजन डेरिवेटिव बनेंगे। जैसे यहाँ 3 मोनोहेलोजन बने थे, नीचे वाले से 4 बनेंगे, या जो आपका मैंने सेकंड दे रखा है ना कि 4 मोनोहेलोजन डेरिवेटिव किससे बनेंगे, उसका आंसर होगा आइसोपेंटेन, या कई बार आईयूपीएससी पूछते हैं तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, क्लियर है इसका मतलब। अब बेटा ये है फर्स्ट के लिए, इसका तीसरा आइसोमर ये है जो होपफुली सभी बच्चे पहचान चुके हैं अब तक कि इसे नियोपेंटेन कहते हैं कॉमनली। और इस एग्जाम्पल को आप अगर देख रहे हैं तो होपफुली आपको दिख ही रहा है, इट इज टोटली सिमेट्रिकल, और हर तरफ की हाइड्रोजन में किसी को भी हटा लो, नाम वही आना है 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। फिलहाल ये नियोपेंटेन होता है, और इससे आगे सिर्फ एक मोनोहेलोजन डेरिवेटिव बन सकता है, एक। ठीक है, तो जो हमने पहला ए वाला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि मोनोहेलोजन डेरिवेटिव, एक ही मोनोहेलोजन डेरिवेटिव किससे बनेगा, तो उसका आंसर आएगा नियोपेंटेन। फिर उसने ऑप्शन था शायद 4, तो आइसोपेंटेन, और फिर था शायद दैट इज 3, तो वो नॉर्मल पेंटेन आंसर आएगा। बोलो सही है, क्लियर है मोनोहेलोजन डेरिवेटिव। अब बच्चों इसमें ना 2 क्वेश्चन और बनते हैं, वो भी मैं आपको इसी के साथ बताना चाहूंगा। एनसीईआरटी के हैं और कंपटीशन में भी बहुत आते हैं वो दोनों क्वेश्चन। बेटा ये है अगला क्वेश्चन इसका, दैट इज कोई ये एल्कीन है मान लीजिए, ये मैंने जानबूझ के एक अभी सिंपल प्रोपीन ली है। ठीक है, अब प्रोपीन पे मैंने आपसे कह दिया कोई हेलोजन आके जोड़ दीजिए, जैसे मैंने आपसे कहा ब्रोमीन जोड़ लीजिए, Br2 तो प्रोपीन पे और ब्रोमीन की रिएक्शन कहिए क्या बनेगा। तो आई होप सो बच्चों आपको पता हो, अगर इसकी ब्रोमीन से रिएक्शन करेंगे तो डबल बॉन्ड टूट जाता है, एक एक ब्रोमीन दोनों तरफ आके लग जाती है, एक एक ब्रोमीन लग जाती है, डबल बॉन्ड पे एडिशन होता है। ये है एक जनरल रिएक्शन, और इसको कहते हैं टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। ब्रोमीन का एक रेड ब्राउन कलर होता है, वो उड़ जाता है, तो ये टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन है। तो अब ये रिएक्शन मैंने यहाँ क्यों बताई बेटा, ये रिएक्शन मैंने इसलिए बताई कि अगर इसी रिएक्शन में वो CCl4 की जगह ना वही हाई टेम्परेचर लगा दे 600 डिग्री सेंटीग्रेड, या और ज्यादा 500 या 600 डिग्री लगा दे, तो एडिशन नहीं हो पाता। हाई टेम्परेचर में हमेशा सब्स्टिट्यूशन होते हैं, और ये सब्स्टिट्यूशन एलाइलिक पोजीशन पे होते हैं। अब बच्चों इसीलिए मैंने कल पहले पढ़ाया कि वर्ड याद होने चाहिए तुम्हें, बेंजाइल, एलाइल। तो भैया एलाइल कल पढ़ाया था, क्या है एलाइल, डबल बॉन्ड से अगला कार्बन एलाइल होता है। और अभी थोड़ी देर पहले बोला था, फिर बोलता हूं कि इन रिएक्शन में इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल है, और इंटरमीडिएट का ऑर्डर ये होता है बेंजाइल एलाइल 3 to 1। मतलब ये जो एलाइल वर्ड है ना, ये बहुत स्टेबल इंटरमीडिएट है, अगर ये कभी भी बन सकता है किसी रिएक्शन में तो इसी का प्रोडक्ट बनाते हैं। तो या तो वो लिख के देते हैं ब्रोमीन एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एलाइल पोजीशन पे आप एक H हटा के Br लगाएंगे, जैसे अभी तक करते आए हैं, तो एक HBr अलग कर देंगे। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और एग्जाम में क्या गलती होती है, एग्जाम में बच्चा रट के बैठा होता है, वो ये टेम्परेचर देखना ही नहीं चाहता, वो चुपचाप कहता है ब्रोमीन आई जोड़ो खत्म करो, वो ये आंसर लगा आता है, और वही एक आध नंबर की मिस्टेक हो सकती है। और इसकी जगह, बल्कि इसी में बता सकते हैं हम, इसकी जगह बेटा ये लिखा है मैंने ब्रोमीन एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहां मैंने OR और लगा दिया है कि इसकी जगह बेटा NBS लिखा हो। ये बड़ा पॉपुलर वर्ड है, एनसीईआरटी में है, इसलिए याद रखना है। व्हाट इज NBS, नॉर्मल ब्रोमो सक्सिनामाइड इसकी फुल फॉर्म है, लेकिन तुम्हें बस NBS ध्यान रखना है। और तुम्हें क्या याद रखना है, कभी भी NBS आया तो ये वाली रिएक्शन होगी, और लिखा ये वाली रिएक्शन होगी, मतलब जैसे ब्रोमीन एट 600 डिग्री होती है वही रिएक्शन हो जाएगी। तो एलाइलिक पोजीशन का हाइड्रोजन हट के ब्रोमीन लगा देना। तो NBS वाली रिएक्शन को ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो कंफ्यूज, NBS में टेम्परेचर हाई की जरूरत नहीं होती। NBS एक ऐसा कंपाउंड है जो हेलोजन देता है, और रूम टेम्परेचर यानी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे दे सकता है, रूम तो नहीं कहना चाहिए, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे रिएक्शन आ जाती है। क्योंकि कोई भी रिएक्शन हमारी ऑर्गेनिक की भी एकदम रूम टेम्परेचर पे नहीं होती, थोड़ा हीट थोड़ा कोल्ड ये सब तो चलेगा। तो बच्चों यहाँ NBS अगर दिया हो या ब्रोमीन एट 600 दिया हो, तो आपको क्या करना है, आपको हाइड्रोजन हटानी है, और कहाँ की हाइड्रोजन हटानी है, एलाइल, क्योंकि एलाइल का इंटरमीडिएट स्टेबल है। तो इस बात का जरा स्पेशल ध्यान रखिएगा, एलाइल की हाइड्रोजन हटानी है, विनाइल की नहीं हटानी। ठीक है,
अगेन बोलूं? हाँ, अब आप लिखते रहिए, अपनी अपने उस पर रहिएगा ये, क्योंकि ये तो नोट का पॉइंट है। ये नोट का पॉइंट है कि अगर टेम्परेचर नहीं दिया तो ऐड कर देंगे, और इसमें भी अगर आपके पास जगह है तो लिखिएगा जरूर टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन, क्योंकि ये कलर टेस्ट है। तो फिलहाल तो 11th का है, लेकिन पता होना चाहिए इट इज टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। डन? करूं अगला? बेटा अब मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन लिख दिया, शायद आप समझ गए हो कि मैंने ये बेंजीन बनाई, उसके ऊपर इथाइल ग्रुप लगा दिया, बेंजीन के ऊपर CH3 CH2 लगा दिया, और फिर वही कह रहा हूं NBS या ब्रोमीन एट हाई टेम्परेचर, ब्रोमीन एट 600 या NBS। क्या आप प्रोडक्ट बना लेंगे? आप बनाइए, कॉपी में लिख के दिखाइए, कॉपी कॉपी आपकी है ना, लिखिए उसी में। ठीक है, डन। अब मैं आंसर बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, अब चेक करिए कितने बच्चों का ये उत्तर सही आया, क्योंकि इसका उत्तर बहुत कम बच्चे, बहुत कम तो नहीं कहना चाहिए सॉरी, लेकिन हाँ काफी बच्चे इसका जल्दबाजी में गलत कर लेते हैं। इसका आंसर ये था बेटा, इसका आंसर ये था। क्या पॉइंट था कि अभी आपको पढ़ाया था बेंजाइल एलाइल 321, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऐसी रिएक्शन में बेंजाइल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, और हमें ये मालूम है बेंजीन से अगला कार्बन बेंजाइल है, तो बेंजाइलिक पोजीशन का आपको H हटाना था और Br लगाना था, तो यहाँ पे आंसर आएगा बेंजाइल पे। और ऑब्वियसली जानबूझ के मैंने 2 कार्बन लगा दिए थे, एक और दूर लगा दिया था, और कई बच्चे जल्दबाजी में गलती क्या करते हैं, वो कहते हैं जैसे पिछली बार आखिरी में लगाया था, अब की भी आखिरी में कर देंगे। हमें एलाइल और बेंजाइल पोजीशन का ध्यान रखना है, अगर कार्बन ज्यादा भी लगे हैं तब भी एलाइल पोजीशन तो यही रहेगी भाई, डबल बॉन्ड के अगला कार्बन ही तो एलाइल रहेगा, उससे अगला थोड़ी एलाइल बन जाएगा, तो एलाइल और बेंजाइल को थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिलहाल ये वाला कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, दिस इज हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, एक लाइन लिख लीजिए चाहे तो, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन कैसी रिएक्शन है? इट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन एक तरीके का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, याद रखिएगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन तो अभी बताया है, वही लिखिए, Va321, यानी बेंजाइल वाली हाइड्रोजन सबसे पहले निपट लेगी, फिर टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ठीक है बच्चों, इसमें ना अगर आप डायरेक्ट या हेलोजन की बात करें, कौन सी हेलोजन ज्यादा रिएक्टिव है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, तो ये फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब इसका साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, रिएक्शन फास्ट करती है, लेकिन ये इतनी ज्यादा रिएक्टिव है कि इसकी रिएक्शन एक्सप्लोसिव हो जाती है। तो अगर हमें कभी CH3F बनाना है तो इस मेथड से हम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? कॉमन सेंस, रिएक्शन एक्सप्लोसिव है, तो यहाँ ये केमिकल तो मिलेगा नहीं, उसकी जगह बॉम्ब फटेगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, तो इसलिए CH3F इस मेथड से नहीं बनाया जाता। ठीक है, तो जस्ट एक पॉइंट अगर याद रख सकें तो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज एक्सप्लोसिव, फ्लोरिनेशन एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, क्यों एक्सप्लोसिव है भैया? ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक है और उसकी हीट इतनी ज्यादा है कि एक्सप्लोजन हो जाएगा, तो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज एक्सप्लोसिव। तो बच्चों हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं करना चाहते क्योंकि वो रिएक्शन एक्सप्लोसिव हो सकती है। डन? ठीक है बेटा, ठीक। एक पॉइंट इसका और बता रहा हूं, ज्यादा नहीं, कि आयोडीनेशन जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। ठीक है, आयोडीनेशन प्रोसेस क्या होता है? रिवर्सिबल। तो अगर आप चाहते हैं आयोडीनेशन रिवर्सिबल ना हो तो कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, तब इरिवर्सिबल है। मतलब अगर ये एल्केन है, इसकी आयोडीन से की तो RI और HI बनेगा। ये जो HI है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है,
ये किसी को भी हाइड्रोजन देके उसको रिड्यूस करा सकता है, तो ये पीछे चली जाएगी रिएक्शन। तो ये एक तरीके से रिवर्सिबल है, लेकिन आप चाहते हो ये इरिवर्सिबल हो जाए यही रिएक्शन, तो आप इस रिएक्शन के ऊपर एरो पे HNO3 लिख दो या ClO4 लिख दो, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेगा क्या, वो इस HI को I2 में तोड़ देगा, और जब HI यहाँ है ही नहीं तो रिएक्शन पीछे नहीं जाए। समझ में आया? तो आयोडीनेशन के लिए याद रखिए, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि आयोडीनेशन क्यों किया जाता है HiO3 की प्रेजेंस में, तो याद रखना है आयोडीनेशन इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। बच्चों आयोडीनेशन कैसा प्रोसेस है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। आयोडीनेशन इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज मेड इरिवर्सिबल, इसे इरिवर्सिबल हम करते हैं, इट इज मेड इरिवर्सिबल in presence of strong oxidizing agent like HNO3 या HClO4. Iodination is a reversible process. It is made irreversible by strong oxidizing agent like HNO3. ठीक है बच्चों, इसे याद करने के लिए एक फनी टर्म बना रखा है जिससे हमें याद जल्दी हो रहे। ठीक है, क्या टर्म है फनी? F फॉर फादर। ठीक है, फादर इज हाईली रिएक्टिव एंड एक्सप्लोसिव नेचर, है ना, तो उसमें एक्सप्लोसिव नेचर है, उसे बच के रहना पड़ता है, तो ये एक्सप्लोसिव नेचर है। डन। आई फॉर मदर। ठीक है, महाराष्ट्र वाला आई है, आई फॉर मदर। ठीक है, और मदर की क्वालिटी है रिवर्सिबल नेचर की। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल नेचर? अगर आप मदर कोई दुकान से सामान खरीद के लाई है और बाई चांस वो आपको टाइट भी है या कुछ है, लेकिन पहन मुन्ना, पहन मुन्ना, पहन मुन्ना ने पहना, वो आवाज आ गई उसमें, ठीक है, आवाज आ गई, बोले और घबराना नहीं है, आई विल रिटर्न इट, और वहां दुकान पे जाके कॉन्फिडेंटली कहती है फटा वो पीस दे दिया यार तुमने, यार कोई तरीका तुम लोगों का है, तो वहां पे प्रोसेस कैसा है? रिवर्सिबल है, खरीदा वापस भी कर रहा है, कोई टेंशन नहीं। पिताजी का एक्सप्लोसिव नेचर है, लेना तो ले, नहीं तो बाहर कूड़े फेंक दे। ठीक है, मुझसे मत कहिए दुकान पे वापस जाने के लिए। तो ये वाला प्रोसेस कैसा है? एक्सप्लोसिव है। और ये वाला प्रोसेस कैसा है? रिवर्सिबल है। और ये इरिवर्सिबल कब हो जाएगा? जब कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाए, कोई बहुत ही सुंदर, बहुत ही रिच महिला पड़ोसी की आ जाए यहाँ पे, तो उस समय भले ही अम्मा थोड़ा अपनी भावनाओं पे कंट्रोल कर लें, कोई बुआ चाची आ जाए तो शायद एक बारी को मान जाए, चलो नहीं करते रिवर्सिबल, हटाओ। अदरवाइज अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हुआ तो घर पे वो चीज रह नहीं सकती, ये रिवर्स हो जाएगी, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। बोलो भैया, क्लियर है? याद रखने के लिए तो ये वाली रिएक्शन हो गई फ्रॉम एल्केन। एल्केन से आपने कैसे बना? हेलो एल्केन। कोई डाउट? पूरे प्रोसेस को 1 मिनट के लिए देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। जितने भी आपने पॉइंट लिखे हैं 1 मिनट के लिए देख लीजिए, कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। डन। अब अगला मेथड है फ्रॉम एल्कीन, वो भी आपने 11th में पढ़ रखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए रिवाइज करा रहा हूं। क्या है बेटा? ये एक एल्कीन है और आपको ये मेथड ठीक से याद करना है क्योंकि ये कई बार आया है, ये आता ही ये मान के चलिए, कन्वर्जन में भी कई बार आता है। ये एक एल्कीन है और आप चाहते हो इसमें HBr का एडिशन करना, तो आपको दिख रहा है अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो आपको होपफुली हमारी भावनाएं समझ में आ रही हूं। अगर हमें HBr का एडिशन करना है तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन सा? वेरी गुड, याद रखिए, अच्छा है, नहीं तो कोनी पड़ जाएगी। ठीक है, कोनी पड़ जाएगी मतलब मार्कोनिकॉफ रूल हो सकता है, और हो सकता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जिसे पर ऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। यहाँ बीपीओ लिखा होगा, बेंजोइल पर ऑक्साइड, या इसे खराश इफेक्ट भी कहते हैं, खराश ने डिस्कवर किया था उस बेसिस पे। फिलहाल नाउ इस पे लौट के आइए स्टार्टिंग से। ये मेथड का नाम क्या हो गया? एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड ऑन एल्कीन। एल्कीन पे कौन आके जुड़ रहा है? हेलोजन एसिड जुड़ रहा है, तो एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड ऑन एल्कीन। अब बेटा इसमें क्या हुआ है? 2 तरीके की चीजें आ गई, एक मार्कोनिकॉफ और एक एंटी मार्कोनी। तो एक छोटा सा रिवीजन आपका बनता है इसमें। मार्कोनिकॉफ क्या है? व्हाट इज मार्कोनिकॉफ?
ठीक है, बस थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करिए इसे। यहाँ आपने जो छोटी मोटे वर्ड्स खाली गलत यूज किए हैं, बाकी सही है। यहाँ पे वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है बेटा वंशिका आपका। बेटा इसके दो वर्जन होते हैं मार्कोनिकॉफ का। पहला वर्जन ये होता है बेटा नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम, ये पूरा एडेंडम है, इसका जो नेगेटिव पार्ट है ये ऑब्वियसली हम कह देते हैं इन जनरल गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा विच हैज लेस हाइड्रोजन। तो ये हुआ इसका पहला वर्जन जो एक जनरल था। ठीक है, अब आप कॉपी 11 की खोल के देखना, इसका मेन क्या लिखाया है। इसका मेन पॉइंट होता है रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन। जो कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल होता है वहां रिएक्शन होती है, और कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी और फ्री रेडिकल की सेम है, मतलब वही बेंजाइल एलाइल 3 to 1 करना था। तो यहाँ ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है, ये प्राइमरी बनेगा, और इसलिए ये आंसर ये आया। फिर से सुनिए क्या है पहला पॉइंट, व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल। तो अब आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इन एडिशन रिएक्शन, और बेटा कोई जरूरी थोड़ी हेलोजन एसिड ऐड वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन एडिशन रिएक्शन द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज टू दैट कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज लेस हाइड्रोजन। और इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इसका उल्टा बोल दो। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इट गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन, द नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज मोर हाइड्रोजन। ठीक है, ये तो हुआ इसका पहला वर्जन। सेकंड वर्जन इसका था कि इसका मैकेनिज्म अगर सोचेंगे तो कार्बोकैटाइन होता है, तो कार्बोकैटाइन मैकेनिज्म यानी जिसका स्टेबल कैटाइन है वहां आएगा। अब इसका एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं जो कंपटीशन स्टैंडर्ड का माना जाता है, लेकिन 12th बोर्ड में आ चुका है। बेटा कोशिश मेरी यही रहेगी इस बैच में कि आपको बोर्ड की चीजें ज्यादा से ज्यादा बताऊं, लेकिन ये कंपटीशन में भी है और 12th में आ गया है। ये देखिए बेटा दिल्ली बोर्ड में 2 साल पहले का क्वेश्चन है ये। अब इसने क्या चालाकी खेली है, इसने एक बेंजीन की रिंग लगा दी, यहां भी CH लगा दिया, यहां भी CH। तो वो जो रटने वाले बच्चे थे ना, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज लेस हाइड्रोजन, ले बेटा हाइड्रोजन बराबर कर दी। अब कर सेम रिएक्शन, मतलब इसकी हाइड्रोजन से रिएक्शन, ओ सॉरी HBr से रिएक्शन करिए और प्रोडक्ट बताइए। आप कॉपी में बना लीजिए प्रोडक्ट, मैं इसका आंसर बोर्ड पे लिख दूंगा। ठीक है, ऑब्वियसली ईथर को डिस्टर्ब नहीं करना है, HBr की यहाँ कोई रिएक्शन नहीं करनी है, सिंपल एडिशन पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो ये कि ये बेंजीन की रिंग अपनी जगह, और इसके बाद ये CH, फिर ये CH2 CH3। आपको अगर दिख गया है तो मैंने यहाँ CH2 लिख दिया है, इसका मतलब यहाँ H है, यहाँ Br। और जो बच्चे समझ गए हैं, बेंजाइल, ये वाला कार्बन बेंजीन के आगे वाला कार्बन बेंजाइल कार्बोकैटाइन बनाएगा। तो बेंजाइल इज मोर स्टेबल, क्योंकि बेंजाइल कार्बोकैटाइन मोर स्टेबल है, तो इसी पे फ्री सॉरी Br नेगेटिव या जो एनाइन है Br एनाइन Br नेगेटिव, ये इस कार्बन पे जाएगा ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। अब एग्जाम में जाके ना अधिकतर बच्चों को उल्टा याद आता है, उन्हें याद आता है कि ये तो -I है, ये कार्बोकैटाइन को अनस्टेबल कर देगा। ना भैया, ये बेंजाइल है, ऊपर से ये जो ईथर पीछे लिखा है ना, जब आप पढ़ेंगे तो क्लियर होगा, ये +M इफेक्ट होता है, यानी ये +M होता है, ये इसको और इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव चार्ज कम करके स्टेबल कर रहा है, दैट मीन स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। तो एक सिंपल लैंग्वेज में ईथर नहीं होता तब भी ब्रोमीन यही लगता, ईथर है तब भी लगेगा, ईथर लगा है तो और सपोर्ट कर रहा है और स्टेबल हो रहा है। फिलहाल यहाँ हमें जो पढ़ाने का मकसद था वो ये कि बेटा जरूरी नहीं है कि आपके H सेम हो तो आप ये मान लें कि सिमेट्रिकल कंडीशन है, यहाँ जैसे अनसिमेट्रिकल थी। ठीक है, कहने के लिए ये भी 2 डिग्री कार्बोकैटाइन है, ये भी 2 डिग्री कार्बोकैटाइन है, लेकिन ये बेंजाइल है और बेंजाइल इज हाईली स्टेबल इंटरमीडिएट, और इसीलिए बच्चों यहाँ पे अटैक होगा Br नेगेटिव का, तो ये प्रोडक्ट ये ऐसा बने। बोलो बच्चों, कोई डाउट? दोनों मेथड क्लियर है? पहला मेथड एल्केन से क्लियर होना चाहिए, दूसरा मेथड एल्कीन। ठीक, थर्ड मेथड है बच्चों फ्रॉम अल्कोहल, ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट मेथड है। बेटा पिछले दोनों तो 11th के थे, ठीक है,
ये मेथड कन्वर्जन में बहुत आएगा, बहुत बारी पूछा जाएगा, बहुत सरल मेथड है बच्चों। होपफुली सभी को मालूम है दिस कंपाउंड इज नोन एज ROH इज द सिंबल ऑफ अल्कोहल, और इसमें ये वाला ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप कहलाता है, OH ग्रुप। ठीक है, अब इस अल्कोहल की किसी हेलोजन एसिड से रिएक्शन कर दे। व्हाट आर हेलोजन एसिड? HCl, HBr, HI, और ये वाटर अलग करा दे। बच्चों अगर ये वाटर अलग हो गया तो ये क्या बचा? R के साथ H, और ये वाटर आ गया। कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा वो ये वाटर हटा देगा। फिलहाल अब हमें इस रिएक्शन में कोई ना कोई यहाँ एजेंट लेना है जो इस रिएक्शन को इम्प्रोवाइज करे, जल्दी करा दे, तो वो अब कैटलिस्ट अलग अलग देखेंगे। बच्चों अगर आपने HCl लिया है, कंसंट्रेटेड HCl लिया है, तो ZnCl2 इज द बेस्ट वन। Zn में क्या होता है, मतलब इतना डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन Zn में क्या होता है बेटा, Zn के पास वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, इट इज अ लुईस एसिड। तो ये वेकेंट ऑर्बिटल इसके लोन पेयर से लोन पेयर छीन लेती है, और जब इसने यहाँ इलेक्ट्रॉन छीन लिए तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज डेवलप होने लगा? प्लस। मतलब मकसद है इसे अनस्टेबल करना। मतलब आपको हमेशा मैंने कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शुरुआत होना मुश्किल होती है। क्यों मुश्किल होती है? सारे बॉन्ड स्टेबल हैं, सब कोवलेंट है, टूटेगा ही कैसे? तो पहले एक वजह चाहिए बॉन्ड तोड़ने के लिए। तो यहाँ ये जिंक ये हरकत करते हैं कि जिंक इससे जुड़ जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, ये बॉन्ड टूट गया, अब R पॉजिटिव बना, अब रिएक्शन होगी। इज इट क्लियर? तो यहाँ आपको याद रखना है कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2 ही जोड़ी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ ZnCl2 ही आएगा। यहाँ ZnCl2 की जगह NaCl कभी नहीं आ सकता। क्यों? NaCl में सोडियम के पास लोन पेयर है ही नहीं, या सॉरी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं दिख रहा, या वो ये वाली हरकत नहीं कर रहा बॉन्ड को पोलराइज करने वाली। तो थोड़ा थोड़ा ये भी सोचते चलिएगा कि ये जो हम लिखते हैं इसका क्या यूज है। जहां जहां 12th स्टैंडर्ड में भी कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, HBr के साथ ज्यादा बेटर होता है H2SO4। कारण क्या है बेटा? H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये HCl को क्लोरीन में और HI को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देता है। इसलिए अगर यहाँ HCl के साथ अगर H2SO4 लेते तो खतरा था। क्या खतरा था? HCl बचता ही नहीं, Cl2 गैस बन जाती तो रिएक्शन होती नहीं। ठीक है, तो इसलिए H2SO4 यहाँ के लिए बेहतर है, और इसकी जगह अगर आपके पास NaBr या KBr है तो भी चलेगा, KBr है तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों रिएक्ट करके फिर से बना देंगे HBr एंड KHSO4, और HBr से रिएक्शन हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो इसलिए इस कॉम्बिनेशन की जगह ये भी चलेगा। और HI, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था HI इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, HI किसी से भी रिएक्ट कर सकता है। तो HI एंड हीट सफिशिएंट, HI को किसी नौटंकी की जरूरत नहीं है आके बॉन्ड तोड़वाए। समझ में आया? याद है ना, आई तो अपने आप में महान है, हस्ती है, तो HI अपने आप ही बॉन्ड तोड़वा लेते हैं। ठीक है, और HI की जगह अगर आपके पास KI है तो H3PO4 ये काम कर देता है। KI और H3PO4 आपस में रिएक्ट करके बना लेते हैं HI, और फिर रिएक्शन हो जाती है। तो ये तीन कॉम्बिनेशन आपको याद रखने हैं। पहला ये ल्यूकास टेस्ट भी होता है जो आगे पढ़ेंगे, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तो ये तीन कॉम्बिनेशन आप ध्यान रखिए, लिख लो जल्दी से। ठीक है, तो लैंग्वेज में याद रखिएगा, ये नहीं कि आप सिंबल में याद रख लें। लैंग्वेज क्या है? व्हेन अल्कोहल्स आर रिएक्टेड विद हेलोजन एसिड then haloalkanes या alkyl halides are obtained. When alcohols are reacted with halogen acid, then haloalkanes or alkyl halides are obtained. ठीक है बच्चों, ठीक, 6 कॉम्बिनेशन लिख लिए। चलिए बेटा आज थोड़ा सा कम रख रहे हैं, ठीक है। ओके बेटा, इसे याद करिए, कल हम फिनिश कर लेंगे, कल थोड़ा बढ़ा लेंगे।